सो गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। ये हमारा है चैप्टर नंबर 15-1 यानी कि चैप्टर नंबर 14। ओके, जिसका नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक। ऐसा पढ़ोगे अगर आप तो भी पढ़ सकते हो, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा। So why now you might have realized that all units of this book have acquainted you with the three major elements of the environment, that is lithosphere। किससे बना था? Crust plus upper mantle, the atmosphere and the hydrosphere. You know that living organisms of the earth constituting the biosphere interact with other environmental regimes. So the biosphere include करता है all the living components of the earth। ध्यान रखना, biosphere include करता है all the living component of the earth। It consists of all plants and animals including all the micro माइक्रो क्या है आपके? Microorganisms that live on the planet earth and their interaction with the surrounding environment। ठीक, ये देखो, life on the earth is found almost everywhere। So living organism are found from the poles to the equator तक मिलते हैं। So from the bottom of the sea to several kilometer in the air, from freezing water to dry valleys, from under the sea to underground water lying below the earth surface, हर जगह मिलेगा आपको life। So most of the organism exist on the lithosphere and hydrosphere as well as in the atmosphere। So there are also many organisms that move freely from one realm to the other। The biosphere and its components are very significant elements of the environment, and these elements interact करते हैं with other components of the natural landscape जैसे कि land, water and soil, and they are also influenced by the atmospheric elements such as temperature, rainfall, moisture, sunlight वगैरह वगैरह। So इस टाइप का इंटरेक्शन बायोस्फीयर विद लैंड एयर या फिर वाटर पर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, आप सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में बात करेंगे हम। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट इज इकोलॉजी? सो द एनवायरनमेंट एज यू नो इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, जैविक और अजैविक, अजैविक जो भी है हमारे उससे बना हुआ है कंपोनेंट से। So it would be interesting to understand how the diversity of life form is maintained to bring a kind of balance। ठीक, ये हम देखेंगे अभी। So this balance is maintained in a particular proportion so that a healthy interaction between the biotic and the abiotic components चलता रहे हमेशा। तो इस टाइप का इंटरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बताता है विद एबायोटिक फैक्टर विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। रिजल्ट क्या देता है? इन क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लोज कैसे चलता है, मटेरियल का साइकिल क्या है हमारे कहाँ पे, लैंड पे, वाटर पे और हवा में, जिसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सिस्टम। तो भैया द टर्म जो इकोलॉजी है ये ग्रीक टर्म है, ठीक है, ओइकस, इसका मतलब होता है हाउस। ठीक, ठीक, इसका मतलब होता है ग्रीक, मतलब इकोलॉजी मतलब होता है हाउस, कंबाइंड विद द वर्ड लॉजी मीनिंग साइंस। तो साइंस, हाउस ऑफ साइंस और ऑफ द स्टडी ऑफ, लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज अ हाउस होल्ड। ठीक है, ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे ऑल लिव टुगेदर एज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने इकोलॉजी यूज किया था वर्ड इन 1869, बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस्तेमाल किया था यूज द टर्म इकोलॉजी। ठीक, तो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म जो कि बायोटिक हैं, जैविक, अजैविक, फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, इज द साइंस ऑफ इकोलॉजी। तो इसलिए इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड उनके आपस में विद देयर ईच अदर। So a habitat, a habitat in the ecological sense is the totality of the physical and chemical factor है that constitute करता है general environment। A system consisting of biotic and abiotic component is known as ecosystem। ठीक, ecosystem क्या होता है? इसमें होते हैं biotic और abiotic दोनों चीजें। So all these components in ecosystem are interrelated and interact करते हैं एक दूसरे के साथ। Different types of ecosystem exist करते हैं with varying ranges of environmental conditions, जहाँ पर various plants and animals होते हैं। Species have got adapted through evolution के थ्रू होते हैं।
एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इकोलॉजिकल एडॉप्शन। इकोलॉजी को अडॉप्ट किया है, इकोलॉजिकल एडॉप्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम आर ऑफ टू मेजर टाइप्स। एक होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, पानी वाला। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोम्स। तो बायोम का है, बायोम इज अ प्लांट एंड एनिमल की कम्युनिटी है, वो क्या करती है, कवर करती है एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सो बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइन किससे होती हैं बाउंड्रीज, मेनली बाय क्लाइमेट। एंड देयरफॉर a biome can be defined as the total assemblage of plant or animal species interact करते हैं within specific conditions और these include rainfall, हमारे temperature, humidity, soil condition and some of the major biomes of world are जैसे हमारे forest हो गए, grassland हो गए, desert हो गए, tundra biomes हो गए। टुंड्रा में आपको टिम्बर वेजिटेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी क्लास्ड एज मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक। तो मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड करता है ओशंस, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, फ्रेश वाटर, ठीक, ये सब होता है आपको, ठीक। अगर इसके अलावा बात करें आपकी इकोसिस्टम इंक्लूड करता है लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, मार्सेस एंड बॉक्स। फ्रेश वाटर मेरीन वाले में है ओशंस हैं आपके, एस्चुरीज हैं, कोरल रीफ्स हैं क्योंकि यहाँ पे खारा पानी है। फ्रेश वाटर में आपके लेक्स हैं, ठीक, ये हैं लेक्स, पॉन्ड तालाब, स्ट्रीम धाराएं, मार्सेस और बॉक्स वगैरह है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व करता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर इंक्लूड करता है रेनफॉल, ठीक, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल की कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह। इसमें हमारे CO2 हो गए, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं आपके, ठीक। बायोटिक फैक्टर जो से इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर्स, द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन से होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हम इन सब के बारे में देखेंगे। एंड डिकम्पोजर्स, सो द प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी कौन से हैं वो देखेंगे, विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर इंक्लूड करता है हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर है। एनिमल्स लाइक डियर, गोट्स, माइस एंड ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो हमारे जो सबसे पहले बायोटिक फैक्टर हैं जो कि हमारे प्राइमरी सॉरी क्या बोलो ग्रीन प्लांट्स हैं जो हमारे, इनको सबसे पहले कौन खाते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक। सो द कार्निवोरस इंक्लूड ऑल द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे कि स्नैक, ठीक, टाइगर, लायन। सर्टेन कार्निवोरस दैट फीड आल्सो ऑन कार्निवोरस आर नोन एज टॉप कार्निवोरस लाइक हॉक, मंगूज। ये सारे डिकम्पोजर्स और ये आपके सेकेंडरी आते हैं। डिकम्पोजर क्या है, आर दोज दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स हो गए, स्कैवेंजर्स लाइक बल्चर्स एंड क्राउस, ठीक है, कौवा, गिद्ध वगैरह। एंड फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड मैटर बाय अदर डिकम्पोजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया हो गए एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीन है। एनर्जी का सोर्स हमारा सन है, तो एनर्जी के सन से हमारे सबसे पहले किसको मिलती है, ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। तो इनको ही बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स को, ठीक। फिर इनको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं जैसे कि बकरी वगैरह। बकरी वगैरह कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि हमारे जो हमारे शेर चीता हो गए। और ये जब मर जाते हैं तो इनको कौन, डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना हमारे, टर्सरी कंज्यूमर, स्टॉप कॉर्निवायरस वो भी होते हैं। अच्छा, इन सबके डेड रिमेन्स को डिकम्पोजर काम करते हैं, ओके। अच्छा सॉरी, सेकेंडरी में हमारे सेल चीता आ रहे थे, लेकिन जो टर्सरी वाला है ना इसमें से वो नहीं आते हैं। इसमें आते हैं आपके टॉप कार्निवोरस जैसे कि आपके गिद्ध वगैरह हो गए, ठीक है, जो उनकी सेकेंडरीज की डेड बॉडीज को खाते हैं या फिर लिविंग बॉडी जो भी है, ठीक। तो इसमें आते हैं द प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, जहां पर whereas the primary consumers are in turn being eaten by the secondary consumers, ठीक। तो सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेते हैं प्राइमरी वालों को। फर्दर द सेकेंडरी कंज्यूमर आर कंज्यूम्ड बाय द टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड एट ईच एंड एवरी लेवल पे, हर किसी का डेड वालों को डिकम्पोजर खत्म करेंगे। सो दे चेंज देम इनटू वेरियस सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स बदल देते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट एसेंशियल फॉर सॉइल फर्टिलिटी वो सब मिला देते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ फूड चेन, ठीक। एग्जांपल अ प्लांट ईटिंग वेटल, ठीक।
एक पौधे को खाते हुए बीटल यानी कि दीमक, फीडिंग ऑन अ पैडी स्टॉक इज ईटन बाय अ फ्रॉग व्हिच इज इन टर्न ईटन बाय अ स्नेक। बीटल को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक से, व्हिच इज देन कंज्यूम्ड बाय अ हॉक, और स्नेक को खाया एक गिद्ध ने। So this sequence of eating and being eaten and the resultant transfer of energy from one level to another is known as the food chain. ठीक है, so transfer of energy that occurs during the process of food chain from one level to another is known as flow of energy. तो हालांकि food chains are not isolated from one another. For example, a mouse feeding on grain may be eaten by different secondary consumers, carnivorous, and these carnivorous may be eaten by other different tertiary consumers, top carnivorous. So in such situation, each of the carnivorous may consume more than one type of prey. ठीक? As a result, the food chains get interlocked with one another, and this interconnecting network of species is known as food web. Generally, two types of food chains are recognized. First one is grazing food chain and detritus food chain. Got it? तो grazing food chain क्या है यार, वो जो ही ग्रेज करेगा. So the first level starts with the plants as producers and end कहाँ पे होता है, with carnivorous as consumers at the last level. फिर herbivores आते हैं, with the herbivores being at the intermediate level, यानी कि वो दोनों खा सकते हैं. So there is a loss of energy at each level, which may be through respiration के थ्रू हो सकता है, excretion के थ्रू, या फिर decomposition के थ्रू. ठीक. And the levels involved in a food chain range करता है between 3 to 5 and energy is lost at each level. So a detritus food chain is based on autotrophs energy capture initiated by grazing animals and involve करता है the decomposition of breaking down of organic waste and dead matter derived from the grazing food chain. ठीक. अगर बायोमास के टाइप्स की बात की जाए, so in the earlier paragraph you have learned the meaning of the term biome. Let us now try to identify the major biomes of the world. There are 5 major biomes. याद रख लेना, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है. ठीक है, जंगल है, रेगिस्तान एक बायोम है, ग्रासलैंड एक बायोम है, घास का मैदान. ये पांचों में से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट. एक्वेटिक जलीय वाला और ऑल्टीट्यूडनल बायोम्स यानी कि ऊंचाई वाला. सम फीचर्स ऑफ दिस बायो हम देखते हैं. बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है, तो देखो, सन क्या है, सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच सारी लाइफ डिपेंड करती है. सो दिस एनर्जी इनिशिएट करती है लाइफ प्रोसेस इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस. सो द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का CO2 is converted into organic compounds and oxygen, and out of the total solar insolation that reaches the earth के surface पे only a very small fraction is fixed in photosynthesis. मतलब बहुत कम यूज होती है. सो मोर देन हाफ इज यूज्ड फॉर प्लांट रेस्पिरेशन. बची हुई पार्ट इज टेम्पोरली स्टोर्ड और इज शिफ्टेड टू अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट. ठीक. सो लाइफ ऑन अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं इन अ डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशन में. एंड सच सर्वाइवल इन्वॉल्व करता है कि प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक फ्लो सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी होना कंटिन्यू रहना चाहिए, वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंटिन्यू फ्लो होते रहने चाहिए. So these flow show करता है variation in different parts of the world. ठीक. So in different seasons of the year and under varying local circumstances, studies have shown that for the last 1 billion years, the atmosphere and hydrosphere have been composed of approximately the same balance of chemical components. ठीक. अब ये balance of the chemical element is maintained by a cyclic passage through the tissues of plant and animals. ठीक. तो भैया ये साइकिल स्टार्ट कहाँ होती है, ये स्टार्ट होती है by absorbing the chemical elements by the organism and is returned to the air, water और soil through decomposition. बात करते हैं, ये साइकिल आर largely energized by solar insolation and these cycling movements of chemical element of the biosphere between organism or environment are referred to as biogeochemical cycle. एंड बायो रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब अर्थ, रॉक्स यानी कि होगा, सॉइल होगा, एयर, वाटर ऑफ द अर्थ. अब ये बायो जियो केमिकल साइकिल दो टाइप के होते हैं. एक होता है गैसियस और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल. तो गैसियस साइकिल में क्या होता है, द मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एटमॉस्फेयर, और ओशन में जो होता है, जो गैसियस साइकिल है आपका, उसमें द मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज द एटमॉस्फेयर. ठीक. जो उसका मेन रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर है या फिर और ओशन है. लेकिन जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसमें क्या है, मेन रिजर्वायर है वो आपका सॉइल है और सेडिमेंट्री एंड अदर रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट.
ठीक है, तो नाम से ही आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो अर्थ, मिट्टी और अदर रॉक्स। लेकिन गैसीय साइकिल में आपका है एटमॉस्फेयर, गैस जो जिसमें रहती हैं, और ओशंस जिसमें गैस डिजॉल्व होती है जैसे CO2 वगैरह। अब बात करते हैं वाटर साइकिल की। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन करता है बिटवीन देम वो पढ़ेंगे, ये देखो। वर्ल्ड बायोम्स बोल रहा है, फॉरेस्ट सब टाइप, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल, डेसिडियस, टेम्परेट, बोरेल, सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूछ सकता है सॉइल एसिडिक, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन, ये टाइप की, ठीक है। सॉरी, तो पहले ट्रॉपिकल, सॉरी फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हैं आपके जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये पढ़ सकते हो कहाँ के, एवरग्रीन, कॉनिफेरस मिलते हैं, पाइन वगैरह इसी में होते हैं, ठीक। हॉक्स, ये सब आपको पता ही है। डेजर्ट में आपको क्या होगा, स्कैंटी वेजिटेशन होगा, फ्यू लार्ज मैमल्स होंगे, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स वगैरह मिलेंगे, रैबिट्स, चूहे, एंटीलोप्स, ग्राउंड स्क्वेरल्स, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। डेजर्ट में रिच जो मिट्टी होती है, रिच होती है न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल या फिर नो ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ठीक। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, ये सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बी होता है ना, बी फॉर ड्राई, क्या था, समर, ड्राई विंटर, ड्राई क्लाइमेट, ठीक। तो ये सब था। सहारा, कालाहारी, मरुस्थली, रुबेल खाली, अटाकामा। ये अटाकामा क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मतलब शुष्क मरुस्थल है। फिर ग्रासलैंड आते हैं, ट्रॉपिकल सवाना, ठीक। टेम्परेट स्टेपी, लार्ज एरियाज ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया वगैरह मिलते हैं, ठीक। यहाँ पर मिट्टी जो होती है पोरस होती है, थिन लेयर ऑफ ह्यूमस होता है इनमें, एंड देन थिन फ्लक्चुएटेड सॉइल रिच इन बेसिस, ठीक है। तो ये सब देख लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें। एक्वेटिक और ऑल्टीट्यूड, ये सारे होते हैं हमारे जो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वाटर सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम रेफर टू एज द वाटर और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब पढ़ते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। तो कार्बन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. The biosphere container over 500,000 carbon compounds in them. The carbon cycle is mainly the conversion of CO2. ठीक, this conversion is initiated by the fixation of CO2 from the atmosphere through photosynthesis. So such conversion results in the production of carbohydrate, glucose, that may be converted to other organic compounds such as sucrose, starch, cellulose, etc. So some of the carbohydrates are utilized directly by the plant itself. During this process, more CO2 is generated and is released through its leaves or roots during the day. ठीक, the remaining carbohydrates not being utilized by the plant, जो बच जाता है carbohydrate, become part of the plant tissue. So plant tissues क्या होता है, are either being eaten by the herbivorous animals or get decomposed by the microorganisms. Got it? Herbivorous जो आपके होते हैं सर्वाहारी, कन्वर्ट करते हैं some of the consumed carbohydrate into CO2 for release into the air through respiration, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट को आफ्टर द एनिमल डाइज, जो आपको पता ही है। सो द कार्बोहाइड्रेट दैट आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक, इनटू कार्बन, ऑक्सीजन नहीं, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। तो देख रहे हो साइकिल क्या ही है, जो हम जिससे ले रहे हैं वो हमें मिल जा रहा है। देखो, एटमॉस्फेयर से CO2 है, ठीक, एनिमल्स ने CO2 लिया, प्लांट हाँ जी, प्लांट्स ने CO2 लिया, ठीक, और रूट ने रेस्पिरेशन किया, ठीक, मतलब जड़ ने सांस ली उसके थ्रू, और फिर भाई सॉइल में भी रेस्पिरेशन हो जाएगा, आपको पता ही है, फिर वापस होगी इसके थ्रू। एनिमल्स जो इसको खाएंगे प्लांट को, वो भी जब डिकम्पोज होंगे, तो फिर जब डिकम्पोज होंगे उसके बाद फिर से ये CO2 वापस होके सॉइल रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस। कार्बन साइकिल में ऑक्सीजन साइकिल आता है, उसकी बात करते हैं। सो ऑक्सीजन इज द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट with the release of energy, CO2 and water. Okay. So the cycling of oxygen is a highly complex process है, ठीक। Oxygen occurs in a number of chemical forms and combination. It combines with nitrogen to form nitrates and with many other minerals and elements to form various oxides such as
आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? एंड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो पत्तियों से निकलता है ना पानी, एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ओके। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग about 78% of the atmospheric gases, and it is also an essential constituent of different organic compounds such as amino acids, nucleic acid, protein, vitamins, pigments। ठीक। या बायो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। Only a few type of organisms like certain species of soil bacteria and blue green algae are capable of utilizing it directly in its gaseous form। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कौन इस्तेमाल करता है? सॉइल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। So generally nitrogen is usable only after it is fixed. So 90% of fixed nitrogen is biological. ठीक। The principal source of free nitrogen is the action of soil, microorganisms and associated plant roots on atmospheric nitrogen found in the pore space of the soil. Nitrogen can also be fixed in the atmosphere by lightning and cosmic radiation. So in the oceans, some marine animals can fix it. So after atmospheric nitrogen has been fixed into an available form, green plants can assimilate it। herbivores जो होते हैं हमारे animals, feeding on plants in turn consume करते हैं some of it dead plants and animals। excretion of nitrogenous waste are converted into nitrites by the action of bacteria present in the soil। ठीक। so some bacteria can even convert nitrites into nitrates that can be used again by green plants। ठीक। so there are still other type of bacteria capable of converting nitrates into free nitrogen। so a process known as denitrification, जहाँ पे नाइट्राइट से बन रहा है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। ओके। ये देखो नाइट्रेट कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रेट कंपाउंड बनता है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो गया या फिर हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बाद तो नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं उनका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बन जाती है दोबारा से, फिर वही सब काम। ओके, सो दिस इज द साइकिल। ठीक है। अदर मिनरल का साइकिल्स की बात करते हैं तो so other than carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen being the principal geochemical components of the biosphere, many other minerals also occur as critical nutrients for plant and animal life। Okay, so these mineral elements required by living organisms are obtained initially from inorganic sources, जैसे कि phosphorus हो गया हमारा, sulfur, calcium and potassium से निकालते हैं इसको। They usually occur as salts dissolved in soil, वाटर या फिर लेक्स वगैरह में, स्ट्रीम्स में या फिर सी समंदर वगैरह में। सो मिनरल सॉल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ के क्रस्ट से बाय वेदरिंग, वेयर द सॉल्युबल सॉल्ट एंटर करता है द वाटर साइकिल, इवेंचुअली रीचिंग द सी। ठीक। सो अदर सॉल्ट्स आर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन एंड आफ्टर वेदरिंग they again enter the cycle। All living organisms fulfill their mineral requirements from mineral solution in their environments। other animals receive करते हैं their mineral needs from the plants and animals they consume। so after the death of the living organism the minerals are returned to the soil and water through decomposition and flow। okay, ecological balance की बात करें so ecological balance is a state of dynamic equilibrium within a community of organisms in a habitat or ecosystem। It can happen when the diversity of the living organisms remains relatively stable। ठीक। Gradual changes do take place, but that happens only through natural succession। It can also be explained as a stable balance in the number of each species in an ecosystem, and this occurs through competition and cooperation between different organisms where population stable होनी चाहिए। तो भैया ये बैलेंस कहाँ से आएगा? अबाउट बाय द फैक्ट कि सर्टेन स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज हैं, compete करें with one another determined by the environment in which वो grow कर रही हैं। So this balance is also
कहाँ से आता है उनको बैलेंस? बाय द फैक्ट दैट सब स्पीसीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड पे डिपेंड करती हैं एंड सस्टेनेंस के लिए, एंड सच अकाउंट्स आर इनकाउंटर्ड इन वास्ट ग्रासलैंड्स, जहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि हमारे डियर, जेब्रा, बफेलो एक्सेट्रा आर फाउंड इन plenty. On the other hand, the carnivorous animals like tiger, lions, etc. that are not usually in large numbers hunt and feed on the herbivores and thereby controlling on their population. So in the plants, any disturbance in the native forest such as clearing the forest for shifting cultivation usually brings about a change in the species distribution, and this change is due to competition where the secondary forest species जैसे कि घास वगैरह होगी, बम्बू, बांस, ये भी एक घास है, और pines overtake the native species changing the original forest structure and this is called the succession. तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? मे बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, और ये कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र की जो वहाँ पे एक लोनार लेक है ना, उसमें शायद बैक्टीरिया वगैरह बढ़ गए थे, या फिर शायद कुछ फॉरेन ब्रीड की फिश आ गई थी जो वहाँ की रहने वाली जो एक्चुअल फिश थी उनको खत्म कर रही थी। तो यही है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचुरल हैजार्ड्स और ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं। Human interference has affected the balance of plant communities, leading to disturbance in the ecosystem. Such disturbances brings about numerous secondary successions. ठीक, so human pressure on the Earth's resource has put a heavy toll on the ecosystem, and this has destroyed its originality and has caused adverse effects to the general environment. So ecological imbalances have brought many natural calamities, जैसे कि फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, डिजीज, erratic climatic occurrence, etc. etc. ठीक है, so there is a very close relationship between the plant and animal communities within particular habitats. Diversity of life in a particular area can be implied as an indicator of the habitat factor. So proper knowledge and understanding of such factors provide करता है a strong base for what? For protecting and conserving the ecosystem. Which one of the following is included in biosphere? All living and non livings, only plants? तो देखो इसमें और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? ये सवानाज हैं, ठीक। ऑक्सीजन कंबाइंस विद आयरन फाउंड इन द रॉक्स टू फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म, बोलो CO2 कंबाइन हो रही है H2O के साथ, तो क्या बनाएगी? विटामिन? तो भैया बना ही नहीं सकती। प्रोटीन? चांस ही नहीं है। एमिनो एसिड? अरे क्या बात। कार्बोहाइड्रेट? सिंपल। हाँ जी, अच्छा पता है, सॉरी आपको एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है मेरी तरफ से, उसके लिए सॉरी। इसका सिर्फ और लिविंग नहीं होगा, इसका होगा और लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, क्योंकि इसमें वाटर, एयर, सब चीजें मिक्स है, क्योंकि ये पूछ रहा है बायोस्फीयर के बारे में, ठीक। चलो, so with this we are ending our class. Any doubt, just do WhatsApp me on this number or you can comment down, okay. बाकी see you in the next video. इसके बाद ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद की क्लास है हमारी लास्ट क्लास, एंड विद दिस we will be done with our 11th NCERT ज्योग्राफी। बाकी डन विद योर फॉर योर CDS, आप लगे रहो। साइंस की एक दो क्लासेस हैं वो मैं डाल दूंगा एक दो दिनों में, वो आप देख लेना। छूटी हुई डिजीज वगैरह की हैं वो अच्छे से कर लेना। बाय, गुड नाइट।